Hello everyone, this is Zamika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on some conceptual questions of system of particles and rotational motion in class 11th. Basically, first question is to locate center of mass of sphere, cylinder, ring and cube, each of uniform mass density. Does the center of mass of a body necessarily lie inside the body? अगर हम स्फीयर की बात करते हैं तो सेंटर मास उसके सेंटर पे लाई करता है। सिलेंडर के केस में भी सेंटर पे, रिंग के केस में भी उसके सेंटर पे और क्यूब के केस में भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही सेंटर मास लाई करेगा। अब क्वेश्चन है कि क्या सेंटर मास बॉडी के ऊपर ही लाई करता है हमेशा? ऐसा नहीं है, वो उसके ऊपर लाई कर भी सकता है, नहीं भी। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगर हम हॉलो स्फीयर लें, स्फीयर के अंदर कोई मटेरियल नहीं है तो वो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम कोई सॉलिड स्फीयर ले तो अंदर मटेरियल है तो वो बॉडी के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो सेंटर मास ऑफ अ बॉडी मे और मे नॉट लाई विद इन इट। Next question, a child sits stationary at one end of a long trolley moving uniformly with a uniform speed v on a smooth horizontal floor. If the child gets up and runs about on the trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the system? अगर बच्चा खड़ा हो जाता है ट्रॉली के जो पहले एक एंड पे बैठा हुआ था और ट्रॉली के अबाउट उसके ऊपर किसी भी मैनर में भागना शुरू कर देता है तो उससे सेंटर ऑफ मास सिस्टम की उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, उसकी वेलोसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स ड्यू टू बॉयज मोशन इज प्योरली इंटरनल, नो एक्सटर्नल फोर्स इज इन्वॉल्व। जब तक एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक सेंटर ऑफ मास की मोशन इफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर given the moment of inertia of sphere about its diameter 1/5 mr²। अब स्फीयर है, उसके डायामीटर के अबाउट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो गिवन है। वो डायामीटर कहाँ लाई कर रहा है? बॉडी के ऊपर। एक एक्सिस एक्स है और एक वाई है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट या वाई के अबाउट है, उन दोनों का सम तीसरी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, जो कि उसके सेंटर में से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्चुअली डायमीटर को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि डायमीटर इन्हीं के अलोंग लाई कर रहा है। तो मैं इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आईडी ले लेती हूँ। तो 2ID इज IZ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर गिवन है तो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लूंगी, जो कि उसके सेंटर में से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। और वो क्या होगी फिर? 2/5 mr²। अब मुझे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता चल गया, जो कि उसके सेंटर में से एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट। मुझे निकालना क्या है? अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर। अब ये स्फीयर है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा एज पे लाई करेगा। तो इस सेंटर के अबाउट जो एक्सिस है, जो इस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता लग गया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? R। यहाँ पे कौन सी एक्सिस थ्योरम लगेगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज पैरेलल टू अ गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस passing through center perpendicular to plane plus mass of the body multiplied by square of perpendicular distance between two parallel axes। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे R है। जब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ 2/5 mr² और साथ में D की वैल्यू R पुट करती हूँ तो मेरे पास ये सॉल्व करके कितना आ जाता है? 7/5 mr²। तो ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में the moment of inertia of a disk of mass m, radius r, about any of its diameter is given to be 1/4 mr²। Find moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge। इस पॉइंट में से पास करते हुए एक्सिस में से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मान लो ये z डैश एक्सिस है, तो कहाँ पता है? अलोंग द डायमीटर। अब डायमीटर कहाँ लाई करता है? ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे अगर एक्सिस x ले लें और यहाँ y ले लें, एक तीसरी एक्सिस उसके सेंटर में से पास करेगी जो परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सिस होगी और
उसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लें, कौन सी थ्योरम से? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, तो हम इस z डैश एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz। इस z एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर में से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी की दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। और ये डायमीटर पे लाई कर रहा है, तो मैं इनको ID ले लूंगी। तो I2ID विल बी IZ। तो IZ निकल आया कि ID पता है कितना, 1/4 mr²। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, हाफ mr²। तो सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता चल गया, वो क्या है, हाफ mr²। अब मुझे इस पॉइंट में से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस सेंटर में से पास होने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस इक्वल होगा। जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ, सॉल्व करती हूँ, तो ये कितना आ जाता है, 3/2 mr²। Next question, when sand is put on a rotating disc, will angular velocity decrease, increase or remain same? अगर रोटेटिंग डिस्क पे सैंड डालेंगे, मास बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा शुड बी कांस्टेंट। अगर हमारा ये आई बढ़ रहा है, तो ओमेगा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, a bomb traveling in a parabolic path explodes in mid-air. Give trajectory of center of mass of the fragments. ये बॉम्ब जा रहा था mid-air में, वो एक्सप्लोड कर गया, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में पार्टिकल्स इधर उधर गिरे। तो उसने पूछा है कि जो फ्रेगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। उसकी ट्रेजेक्ट्री वही रहेगी जो बॉम्ब की थी एक्सप्लोड होने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन एक इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल फोर्स लग रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट अफेक्टेड। डिफाइन सेंटर ऑफ मास। Center of mass of a body is the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. Is center of mass a reality? No. It is hypothetical point. Why do we place handles at maximum possible distance from the hinge in a door? डोर के केस में हिंज से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हम हैंडल सेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स इसकी इक्वल है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को मैक्सिमम रखेंगे हिंज से हैंडल का, तो टॉर्क बढ़ जाएगा। इसका मतलब टॉर्क बढ़ने से इजी हो जाएगा डोर को मूव करना अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। When the earth shrinks without reducing its mass, what change will be there in the duration of day? जब अर्थ श्रिंक हो जाएगी बिना मास चेंज किए, तो क्या होगा, रेडियस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है तो ओमेगा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड को ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So duration of day will reduce. Explain why the speed of a whirlwind in a tornado is alarming high. टोर्नेडो में क्या होता है कि जो आसपास के रीजन की एयर है वो कम स्पेस में कंसंट्रेट हो जाती है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगाए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो ओमेगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाई स्पीड इज अलार्मिंग हाई इन केस ऑफ whirlwind and tornado. If the ice on polar caps of Earth melts, how will it affect the duration of the day? अगर पोलर कैप्स की आइस मेल्ट हो जाएगी तो लिक्विड फॉर्म में वो दूर दूर तक फैल जाएगी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। ओमेगा किसकी इक्वल है, 2 पाई बाय टी। अगर ओमेगा डिक्रीज होगा तो टी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना पड़ेगा, तो duration of day will increase. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.